India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और तमाम निचली अदालत में सुने गए केसों पर अपडेट देंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने अपने विदाई समारोह में कहा कि उन्होंने कभी भी न्यायाधीश के पद को शक्ति का प्रतीक नहीं माना, बल्कि इसे समाज और राष्ट्र की सेवा का अवसर माना। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित एक विशेष सत्र में बोलते हुए सी.जे.आई. गवई ने कहा, एक वकील और फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीश और फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में मैंने हमेशा माना है कि यह पद शक्ति का नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा का अवसर है। सी.जे.आई. गवई ने अपने लंबे करियर में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनमें पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण से संबंधित मामले शामिल हैं। उन्होंने कहा, एक न्यायाधीश के रूप में मुझे कई ऐसे मामलों का निर्णय करने का अवसर मिला जो मेरे दिल के करीब थे। पर्यावरण, पारिस्थिति और वन्य जीव। उन्होंने अपने एक निर्णय को याद करते हुए कहा कि जब वह हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे तब उन्होंने पर्यावरणीय स्थिरता के पहलुओं पर निर्णय दिया था। सी.जे.आई. गवई ने न्यायपालिका की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी एक मुख्य न्यायाधीश पर केंद्रित संस्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट तभी सुचारू रूप से चल सकता है जब जज, वकील, रजिस्ट्री और कर्मचारी सभी मिलकर काम करें। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भी सी.जे.आई. गवई की मानवतावादी सोच और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की। सी.जे.आई. गवई ने अपने परिवार, कोर्ट स्टाफ और 18 लॉ क्लर्कों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, आज जिस मुकाम पर मैं हूं, वह केवल संविधान और डॉक्टर अंबेडकर के कारण संभव हो सका। सी.जे.आई. गवई भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं जो अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं और पहले बौद्ध न्यायाधीश हैं जो इस पद पर पहुंचे हैं। My privilege to, well, let's look at your tenure as something that's seldom seen, a milestone in the history of this country. A milestone in every sense of the word. And it was actually, when I look back to the 70s when I started practicing in this court, it was an elitist court. We had judges, of course, very fine judges, but they are not the Dhonis of today. Fact of the matter is, because of the enormous social churning that has taken place in this country for the good of this country, we have seen this court change its complexion completely. I must say one thing, Lord, as a younger member of the bar, the entire younger member of the bar was so strengthened during your Lordship's tenure. And my Lord, I keep saying everyone that, we are having the golden era of the Honorable Supreme Court where we have all the benches who are so considerate, who hear the arguments of the juniors, encourage the juniors, my Lord. And one thing, Lord, which I want to mention specifically is that, my Lord, whenever any eminent lawyer from the bar is elevated to the bench, we feel that they are connected to the bar. So, my Lord, I wish that whenever we meet Your Lordship, we will have the same feeling which we had as a judge of the Supreme Court, my Lord. And I wish great life, great health after retirement, Lord. As a lawyer, as a judge of the High Court, thereafter the Supreme Court and the judge of the Supreme Court, I always believed that every office is not an office of power. It's an opportunity to serve the society, to serve the nation. दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े
बड़े षड्यंत्र मामले में यह छह आरोपी देश में शासन परिवर्तन करना चाहते थे, जैसे कि बांग्लादेश और नेपाल में हुए दंगों के माध्यम से। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ को बताया कि आरोपियों का संविधान के प्रति कोई सम्मान नहीं है और नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में प्रदर्शन के दौरान वे लाठियां, एसिड की बोतलें और आग्नेयास्त्र लेकर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2020 दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शर्जील इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, मोहम्मद सलीम खान, शाबताब अहमद और शिफा उर रहमान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली पुलिस की ओर से एएसजी एसबी राजू की दलीलें सुनी। एएसजी राजू ने कहा कि दंगों के मामले में 2 साल में ट्रायल पूरा हो जाएगा। उन्होंने दिल्ली दंगों के वीडियो कोर्ट में दिखाए और कहा कि इस हिंसा के मामले में पहली चार्जशीट 16 सितंबर 2020 को दाखिल की गई थी, जिसमें आईपीसी की कई धाराएं और यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि उमर खालिद के केस में कोर्ट ने माना है कि उस पर यूएपीए की धारा 43D उपधारा 5 लागू होता है और इसलिए वो जमानत का हकदार नहीं है। एएसजी राजू ने कहा कि गुरुवार को जो वीडियो कोर्ट को दिखाया गया था, जिसमें कहा गया था कि हम असम के भारत काट देंगे, हम असम को भारत से काट देंगे, चिकनेक एरिया ले जाया जाएगा, उसका व्यापक असर हुआ था। इसका आर्थिक सुरक्षा पर भी असर पड़ा और सप्लाई बंद हो गई। उन्होंने कहा कि दूध पानी की सप्लाई बंद करना साजिश का हिस्सा था। इरादा आर्थिक तबाही मचाना था। यह एक सोची समझी साजिश थी। हिंसा, चक्का जाम और असम को इंडिया से काटने की साजिश थी। एएसजी राजू ने कहा कि गुलफिशा फातिमा ने दंगा करने और हत्या की कोशिश के आरोप में फंडिंग की थी। शिफा और रहमान के दंगों के लिए 8.90 लाख रुपए की फंडिंग की थी। उमर खालिद एक मशहूर भाषण दिया, भारत तेरे टुकड़े होंगे। शर्जील इमाम ने उमर खालिद के कहने पर जेएनयू के मुस्लिम छात्र नाम के एक सांप्रदायिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। कोर्ट ने कहा कि यह एक क्लियर केस है जहां यूएपीए का मामला बनता है, टेररिस्ट एक्ट, मर्डर की साजिश बनती है और यह सीएए के लिए सिर्फ धरना नहीं है, यह सत्ता परिवर्तन के लिए किया गया था। कोर्ट ने कहा कि आरोपी सहयोग करेंगे तो 2 साल में ट्रायल खत्म हो सकता है। इस मामले पर अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि जांच एजेंसियों को जांच पूरी करने में अत्यधिक देरी नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर जांच में देरी होती है तो इसका कारण बताना जरूरी है। जस्टिस संजय करोल और एन केटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि अगर जांच एजेंसी देरी का संतोषजनक कारण नहीं दे पाती है तो कोर्ट को मामले को खारिज करने का अधिकार है। एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ 2005 में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें उन पर हथियार लाइसेंस देने में अनियमितता का आरोप लगाया गया था। जांच एजेंसी ने 2006 में अधिकारी को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन 2009 में कोर्ट ने आगे की जांच की अनुमति दी। इसके बाद एजेंसी ने 2020 में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया, जिसमें अधिकारी को आरोपी बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच में देरी से आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन होता है। कोर्ट ने कहा आरोपी को लंबे समय तक जांच की धमकी के तहत नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच एजेंसी को देरी का कारण बताना जरूरी है और कोर्ट को इसकी समीक्षा करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश दिए, जिसमें पहला है जांच एजेंसी को देरी का कारण बताना जरूरी है। कोर्ट को जांच एजेंसी से देरी का कारण पूछना चाहिए। अगर जांच में देरी होती है तो आरोपी कोर्ट में मामले को खारिज करने के लिए आवेदन कर सकता है। इस फैसले से जांच एजेंसियों को जांच पूरी करने में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही यह फैसला आरोपी के अधिकारों की रक्षा करने में भी मदद करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश जज एसोसिएशन के सदस्यों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल करने का महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में अंतरिम राहत देते हुए कहा कि एसोसिएशन के सदस्य 61 साल तक अपनी सेवा जारी रख सकते हैं। मध्य प्रदेश जज एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें राज्य में जुडिशियल अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल करने से मना कर दिया गया था। एसोसिएशन का तर्क था कि यह सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देशों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मध्य प्रदेश राज्य में काम करने वाले अन्य सरकारी कर्मचारियों को 62 साल की रिटायरमेंट उम्र का लाभ मिलेगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जजों के लिए रिटायरमेंट उम्र बढ़ाकर 61 साल करने पर विचार करना गलत नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, जब मध्य प्रदेश राज्य में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को 62 साल की रिटायरमेंट उम्र मिलेगी तो हमें कोई कारण नहीं दिखता कि पिटीशनर एसोसिएशन के सदस्यों को 61 साल की उम्र में रिटायरमेंट का लाभ क्यों नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने अंतरिम उपाय के तौर पर निर्देश दिया कि पिटीशनर एसोसिएशन के सदस्य 61 साल की उम्र तक सेवा में बने रहने के हकदार होंगे। यह आदेश मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रशासनिक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। एसोसिएशन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अजीत एस भस्मे ने कहा कि वे केवल रिटायरमेंट उम्र 60 से 61 साल करने की मांग कर रहे हैं, ना कि 62 साल की। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट जजों को दी गई राहत के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मध्य प्रदेश के जजों को बड़ी राहत मिली है। यह फैसला न केवल जजों के लिए बल्कि पूरे न्यायिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने से न्यायपालिका की कार्यक्षमता और अनुभव में वृद्धि होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, जिसमें विशेष संक्षिप्त संशोधन को स्थानीय निकाय चुनाव के बाद तक टालने का अनुरोध किया गया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल बागची और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की पीठ ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है और मामले को 26 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। केरल सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि SIR का आयोजन स्थानीय निकाय चुनाव के साथ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे राज्य प्रशासन पर भारी दबाव पड़ेगा। राज्य में 1200 स्थानीय निकाय हैं, जिनमें 23,612 वार्ड हैं। पिछले चुनाव दिसंबर 2020 में हुए थे और वर्तमान चुनाव दिसंबर 2025 में होने हैं। चुनाव आयोग ने जून 2025 में बिहार में SIR का निर्देश दिया था, जिसे बाद में अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू किया गया था। इस निर्देश के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही लंबित हैं। न्यायालय ने केरल सरकार, CPI, MCPI और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने कहा कि वह 26 नवंबर को इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। केरल सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि SIR को स्थानीय निकाय चुनाव के बाद तक टाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे राज्य प्रशासन को चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में नोटिस जारी किया है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया है कि पॉश एक्ट या यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम बार काउंसिलों पर लागू नहीं होता है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन ने दायर की है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अधिवक्ता बार काउंसलरों की कर्मचारी नहीं है, इसलिए पॉश एक्ट उन पर लागू नहीं होता। इस फैसले के खिलाफ SCWLA ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। SCWLA ने अपनी याचिका में कहा है कि पॉश एक्ट का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक कामकाजी माहौल प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि बार काउंसिलों को भी इस अधिनियम के तहत
आने वाले प्रावधानों का पालन करना चाहिए। SCWLA ने ये भी कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले से महिला वकीलों को पॉश एक्ट के तहत मिलने वाले अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने इस मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल, केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी कमेटी को अभी भी इन शिकायतों की जांच करनी होती है और आदेश पारित करने होते हैं, भले ही वे यौन उत्पीड़न के मुद्दों के दायरे में न आते हों। SCWLA ने अपनी याचिका में कहा कि महिला वकीलों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कामकाजी माहौल प्रदान करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बार काउंसिलों की पॉश एक्ट के तहत आने वाले प्रावधानों का पालन करना चाहिए और महिला वकीलों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट में महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उन्होंने लोकपाल के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें CBI को उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने की मंजूरी दी गई थी। यह मामला कैश फॉर क्वेरी घोटाले से जुड़ा है। न्यायमूर्ति अनिल शेतरपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथ शंकर की पीठ ने महुआ मोइत्रा, CBI और शिकायतकर्ता निशिकांत दुबे की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। मोइत्रा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता निर्देश गुप्ता ने तर्क दिया कि लोकपाल ने प्रक्रिया में गंभीर त्रुटि की है और संविधान के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन किया है। गुप्ता ने तर्क दिया कि लोकपाल ने उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया और बिना किसी कारण के आरोप पत्र दाखिल करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि लोकपाल अधिनियम की धारा 20(7) के तहत लोकपाल को सार्वजनिक सेवक की टिप्पणी लेनी आवश्यक है, लेकिन लोकपाल ने ऐसा नहीं किया। ASG SV राजू ने तर्क दिया कि मोइत्रा को मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है, लेकिन लोकपाल ने उन्हें सुनवाई का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि आरोप पत्र दाखिल करने की मंजूरी के लिए लोकपाल की ओर से लिए गए निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। मोइत्रा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि लोकपाल का आदेश गलत है और इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने कहा कि लोकपाल ने उनकी दलीलें सुनने के बाद भी आरोप पत्र दाखिल करने की मंजूरी दे दी, जो कि गलत है। मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने व्यवसायी और अपने मित्र दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर उनके कहने पर संसद में प्रश्न पूछे थे। इस मामले में शिकायतकर्ता निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को शिकायत की थी, जिसके बाद लोकपाल ने CBI को जांच की मंजूरी दी थी। फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.